नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सके, उनके पोर्टफोलियो को सही गाइडेंस दिला सके हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में, अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। हमारा ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, शो आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह। समीर नमस्कार, स्वागत है आपका योर मनी पर। और इनफैक्ट अगर हम क्वेरीज की बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे 2024 हाईलाइट्स की। प्रीवियस शो में हमने लार्ज कैप पर फोकस किया था, आज हम बातचीत करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की। तो सबसे पहले तो समीर यही जानना चाहेंगे कि अगर 2024 की बात करें, कौन से वो म्यूचुअल फंड्स थे मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके गए? नमस्कार दीपाली जी। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे आपके शो पर आमंत्रित किया। और आज का टॉपिक मैं रिटेल इन्वेस्टर के एस्पेक्ट से बोलूं तो बहुत ही करीब है, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी उनकी ऑलवेज इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से फेवरेट कैटेगरी रही है। मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात रिटर्न के बारे में बात करना शुरू करूं उससे पहले मिड कैप आखिर होता क्या है, काफी नए आपके दर्शक होंगे, इनके बारे में मिड कैप और स्मॉल कैप की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। मिड कैप कैटेगरी में वो स्टॉक्स आते हैं जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, और उनका एज पर एक्सचेंज मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो रैंकिंग बनता है उसमें 101 से 250 के बीच में रहता है। ये कैटेगरी के स्टॉक्स ही मिड कैप में कंसीडर किए जाते हैं। और जब हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे आमतौर पे देखा गया है जिनका कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है और उनका रैंक 251 या उससे ज्यादा है, तो ये सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप में कंसीडर किए जाते हैं। अब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो मिड कैप में अगर हम पिछले एक साल के रिटर्न के एस्पेक्ट से अगर हम रैंकिंग करें मिड कैप और स्मॉल कैप के, तो मिड कैप में सबसे पहला अच्छा परफॉर्म करने वाली स्कीम थी मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड, जिसने 56% का रिटर्न जनरेट किया है। इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड है जिसने 47% रिटर्न जनरेट किया है। एचएसबीसी का मिड कैप है जिसने 43.5% रिटर्न जनरेट किया है। एडलवाइस का मिड कैप फंड है जिसने 42.2 जनरेट किया है, और जेम का मिड कैप फंड है जिसने 36.7% रिटर्न जनरेट किया है। सिमिलरली अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पे आता है जिसने 46.5% रिटर्न जनरेट किया है। दूसरे नंबर पे इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड आता है जिसने 39.5% रिटर्न जनरेट किया है। टाटा स्मॉल कैप फंड तीसरे नंबर पे आता है जिसने 33.9% रिटर्न जनरेट किया है। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड चौथे नंबर पे आता है जिसने 33.3 रिटर्न जनरेट किया है। और एचएसबीसी का स्मॉल कैप फंड पांचवें नंबर पे आता है जिसने 31.1% रिटर्न जनरेट किया है। ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो दो चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे समीर। एक तो ये कि कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये कैटेगरी सूट करती है, मिड कैप स्मॉल कैप, यानी टाइम होराइजन हो या रिस्क टेकिंग अपेटाइट के हिसाब से कौन से वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए ये स्कीम्स बनी हैं। और दूसरा ये कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप ऐड करना चाहें, खरीदारी करना चाहें फॉर 2025, तो आपकी पिक्स क्या रहेंगी दोनों सेगमेंट्स में? सो दीपाली जी, बेसिकली स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही रहते हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लंबी अवधि का हो। दूसरा, जिनको हायर रिटर्न जनरेट करवाना है आफ्टर टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क, यानी ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में फॉल करता है। ये दो कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए सही रहता है। बाकी एज यहाँ पे एक रूल फॉलो करते हैं, हाई रिस्क अगर लेने की क्षमता है लेकिन 50 साल के बाद अगर कोई इन्वेस्टर है वो एज के आसपास है, तो हम सजेशन ऑलवेज ये देते हैं कि यहाँ पे उनका एक्सपोजर लिमिट रखें, तो एज के हिसाब से एक्सपोजर लिमिट रखना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दीपाली जी यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो स्मॉल कैप, अगर हम लार्ज कैप का आरओई की बात करें, लार्ज कैप का जो आरओई था इसको स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी ने
अच्छे से अभी आप देखें तो अच्छे से कवर किया है। आज से कुछ साल पहले लार्ज कैप के आरओई वर्सेस स्मॉल और मिड कैप के आरओई के बीच में 5% तक का गैप था, जो आज घट के 1% के करीब रहा है। इसका मतलब है स्मॉल कैप और लार्ज मिड कैप की कैटेगरीज की कंपनी अपने कैपिटल को अच्छा यूटिलाइज करके अपने निवेशकों के लिए कम रिटर्न अच्छा जनरेट कर रही है, जिससे ये सेक्टर में निवेश करने पर इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की, तो मिड कैप में पहला फंड रहेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दूसरा इन्वेस्टको का मिड कैप और एचएसबीसी का मिड कैप, ये हमारे इनसे 3 पिक रहेंगे। और स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो हमारा पहला पिक रहेगा बंधन का स्मॉल कैप फंड, दूसरा इन्वेस्टको इंडिया का स्मॉल कैप फंड और तीसरा एसबीआई का स्मॉल कैप फंड रहेगा। ओके, चलिए, तो आपको ये मिड कैप स्मॉल कैप में फंड्स के नेम्स भी सजेस्ट किए गए हैं अगर आप 2025 में इन स्पेस में इन्वेस्ट करें तो। बात करते हैं अब व्यूअर्स की, और पहले व्यूअर राजेंद्र हमारे साथ कनेक्टेड है उड़ीसा से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछे सवाल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरा कंटिन्यू जो एसआईपी चल रहा है इसमें अराउंड 28,000 दे रहा हूँ, तो उसमें मेरा प्लानिंग है 10 इयर्स में कैसे वो 1 करोड़ मेरा फंड वैल्यू के लिए कर। ओके, तो यानी 28,000 की एसआईपी है, 9 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू और 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। जानना चाहते हैं लक्ष्य कैसे हासिल होगा, और इनके फंड्स में बता देती हूँ समीर जी पहले जो इन्होंने पिक किए हैं अपने लिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, 3,000 ईच ये डाल रहे हैं काफी सारे फंड्स में, जिसमें एचडीएफसी एलएसएस टैक्स सेवर है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीसी प्रो इनोवेशन, फ्रैंकलिन इंडिया एलएसएस, और एक और फंड है वो है एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड का, यहाँ पर 2,000 रुपये महीना। यानी ऑलमोस्ट 9 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं, जहाँ पर 2 से 5,000 की इनकी एसआईपी है। टोटल एसआईपी अमाउंट 28,000। बताइए क्या सजेशन है इनके लिए। पहले तो राजेंद्र जी, आप जो अभी 28,000 रुपीज का एसआईपी कर रहे हो और आपने अभी तक 9 लाख रुपए का पोर्टफोलियो अक्यूमुलेट किया हुआ है, अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो तो करीबन 94 लाख रुपीस का आपका फंड इकट्ठा हो जाएगा अगले 10 साल में। अगर आप अपने गोल से काफी करीब है, आप सिर्फ 2,000 रुपए का एडिशनल एक एसआईपी ऐड कर देंगे, तो आप कंफर्टेबली अपने 1 करोड़ का जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है वो आराम से हासिल कर पाएंगे। अब हमने आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के बाद थोड़े ऑब्जर्वेशन है, तो हमारी तरफ से थोड़े सुझाव है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला है, आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्कीम 9 है। आइडली हम सजेस्ट करते हैं कि पोर्टफोलियो में 7 से ज्यादा स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। ज्यादा स्कीम में इन्वेस्ट करने से आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क होता है और वो कहीं ना कहीं रिटर्न पे इम्पैक्ट डालता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एक एएमसी में आपने 40% इन्वेस्टमेंट किया है, 40% आपका इन्वेस्टमेंट एक ही एएमसी में जा रहा है। आइडली सजेशन ये होता है कि आप 20% से ज्यादा कोई भी एक सिंगल एएमसी में एक्सपोजर ना लें। तो अब हम जो आपको बदलाव के बारे में बता रहे हैं वो ये दो चीजों में ध्यान रखते हुए सुझाव कर रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप हालांकि बहुत ही अच्छा फंड है, बट आपका एचडीएफसी एएमसी में 40% एक्सपोजर है, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम सुझाव देंगे कि आप एचडीएफसी को रिप्लेस करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ। आपके पास एक कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो सुझाव ये रहेगा, ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। यहाँ पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो करते हो तो बने रहिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी इसके साथ जरूरी है। वरना सजेशन ये रहेगा कि आप ये फंड को एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा है आपके पोर्टफोलियो में आदित्य बिरला का पीएसयू फंड है। ये भी अगेन सेक्टोरियल थीमेटिक फंड है। सजेशन ये रहेगा कि इसको आप रिप्लेस करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के साथ। और आप जो अपनी आपके फंड में और एक थीमेटिक फंड है, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इनोवेशन फंड। इसका इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के साथ। ब्लू चिप फंड की आपके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप फंड का एक्सपोजर नहीं है। ये करने के बाद आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बैलेंस्ड हो जाएगा और पोर्टफोलियो को प्रॉपर स्टेबिलिटी देगा। ओके, चलिए, तो ये राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। अगले व्यूअर समर कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं।
समर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मैं समर कुमार चटर्जी बोल रहा हूँ। मैं बोलिए। एक्चुअली मैं एनआरआई हूँ और मैं करीब 1 करोड़ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। तो मेरे कुछ ओके। मैंने कुछ अपना फंड खुद चूज किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा इसको रिव्यू करके मेरे को कुछ एक एडवाइस किया जाए कि किसमें मैं जाऊँ और कौन सा मेरे को ये सूट नहीं करेगा, तो उसको मैं इसमें से मिस कर सकता हूँ। ओके, तो 1 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपका होराइजन क्या रहेगा? फॉर 10 ईयर्स करना चाहते हैं? 3 करोड़ मेरा टारगेट है 10 ईयर्स में। ओके, 3 करोड़ का टारगेट इन 10 ईयर्स, 1 करोड़ का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुछ फंड्स इन्होंने पिक भी किए हैं अपने लिए, इन्वेस्ट नहीं किया है। जानना चाहते हैं क्या ये चॉइसेस ठीक हैं? इनमें से कुछ पिक कर सकते हैं क्या? निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप, बड़ौदा पीएनबी पारिबास लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई मैग्नम, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप या फिर एसबीआई क्वांट। तो बताइए क्या सजेशन? तो समर जी, पहले तो आपको बताऊंगा कि आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने अपने लिए 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है अगले 10 साल में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12% के एनुअल एवरेज रिटर्न जनरेट करता है तो आप आराम से अपने लक्ष्य 3 करोड़ को हासिल कर पाएंगे। अब आपके स्कीम फंड सिलेक्शन में एक ऑब्जर्वेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन है कि आपके पोर्टफोलियो में आपने 4 लार्ज कैप फंड सिलेक्ट किए, 2 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट किए हैं। आमतौर पे हम एक ही कैटेगरी के एक ही कैटेगरी में 4 डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से के सुझाव नहीं देते हैं। रीजन है, इससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है और ये कहीं ना कहीं आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करता है। सो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपके पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव का सुझाव किया है। उसमें सबसे पहला है, आप निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में आप 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए इसमें निवेश करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 15 लाख रुपए निवेश करें। एचएसबीसी के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 15 लाख रुपए निवेश करें। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में 20 लाख रुपए निवेश करें। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आप 10 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड आप 10 लाख रुपए निवेश करें और निपॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ में आप 10 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। तो ये हमारी ओर से रिकमेंडेड पोर्टफोलियो है। ओके, चलिए, तो ये आपको सजेस्ट किए गए हैं। आपका जो लक्ष्य है वो तो आसानी से पूरा आप कर ही पाएंगे। 5 फंड्स आप रखिए और 20 लाख डालिए आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, 20 लाख डालिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, 15-15 लाख आपको डालने हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचएसबीसी लार्ज कैप और साथ ही 10-10 लाख आप डालिए बंधन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ और एसबीआई कॉन्ट्रा। तो ये रहे आपके लिए फंड का सिलेक्शन जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। रवि प्रकाश हमारे साथ कनेक्टेड है। रवि नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए सवाल ले लेते हैं। इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। इनके मंथली एसआईपी चल रही है 29,000 पर मंथ की। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5,24,000 रुपए और 13 इयर्स में 3 to 4 करोड़ का टारगेट है। इनके पास कौन कौन से फंड्स हैं वो मैं बता देती हूँ। इनके पास जो पोर्टफोलियो है एग्जिस्टिंग वो है कैनरा रोबो का ब्लू चिप इक्विटी 4,000 पर मंथ, मेरे ऐसे टीएलएसएस टैक्स सेवर 2,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ है पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में, क्वांट स्मॉल कैप में 8,000 पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक 100 में 2,000 पर मंथ, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 3,500 पर मंथ है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,000 पर मंथ। ये है इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। और बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक 100 फंड के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो रवि जी, आपने अपने लिए थोड़ा अग्रेसिव टारगेट रखा है। आप आपकी करंट एसआईपी जो 29,500 की चल रही है और यूएम जो 5,24,000 इकट्ठा हुआ है, अगर ये 12% से अगले 13 साल के लिए ग्रोथ करता है तो करीबन 1,35,00,000 रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। हालांकि आपका टारगेट 4 करोड़ का है, तो पहला हमारी तरफ से अगर ये आपको टारगेट अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 60,000 करें और हर साल 10% से अगर आप इसे बढ़ाते जाते हैं तो अगले 13 साल में आप आराम से 4 करोड़ आपने जो लक्ष्य रखा है वो हासिल कर पाएंगे। अब आपका सवाल था कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नास्डेक 100 में
आप इन्वेस्ट अभी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एएमसी का लिमिट पूरा हो गया है, तो आप कहाँ ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। तो सिमिलर स्कीम बाकी और तीन एएमसी में भी है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी भी, मोतीलाल ओसवाल, कोटक और फ्रैंकलिन इंडिया, ये तीन एएमसी में भी नास्डेक जैसे ही फंड्स अवेलेबल है। तो आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। 1.25 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आपको मिलेगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से। 60,000 के SIP कीजिए एल्स, और 10% स्टेप अप आप कीजिए अगर आप अपना गोल हासिल करना चाहते हैं, जो कि 3 से 4 करोड़ का है। 4 करोड़ मान के चले तो आपको 60,000 के SIP से शुरू करके एनुअली 10% स्टेप अप करेंगे तो अपने गोल को हासिल करेंगे। मौजूदा SIP से आप लगभग 1.5 करोड़ मैक्सिमम कमा पाएंगे। मोतीलाल ओसवाल AMC, कोटक AMC, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड, ये कुछ नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। तो ये रही आपके लिए सलाह, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही हैं CNBC से आवाज़ पर। हमारे साथ समीर बने हुए हैं, कुछ और क्वेरीज लेंगे, कुछ व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड होंगे अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो वापस आते हैं।